लिखवाया था ना, बोलो। Yes, ma'am. स्पीक लाउडली। व्हाट इज हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स? हेट्रो मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट और पॉलीसेकेराइड मीन्स शुगर और पॉलीसेकेराइड इज आल्सो नोन एज ग्लाइकेंस, है ना। तो हेट्रो से समझ आता है कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, है ना। बताया था उस दिन एग्जाम्पल में, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, GAGS। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। क्या चार्ज होता है इस पे? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस है किसके बने होते हैं? एसिडिक शुगर एंड अमाइनो शुगर। एसिडिक शुगर को क्या बोलेंगे हम? यूरोनिक एसिड। और अमाइनो शुगर में कौन सी थी? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड और कौन सी हो सकती है बेटा? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, राइट। इतना हम पढ़ लिए थे, याद है कि नहीं है? उसके बाद सिंपलेस्ट गैग बताया था, बताइए सिंपलेस्ट गैग, यहां लिख देते हैं। सिंपलेस्ट ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन इज hyaluronan, which is made up of D-glucuronic acid। एसिडिक शुगर में तो आएगा D-glucuronic acid एंड अमाइनो शुगर में क्या था? N-acetyl ग्लूकोसामाइन, राइट। इतना हम पढ़ा दिए थे, इससे ज्यादा पढ़ाया था। एग्जाम्पल्स लिखवाए थे गैग के, कौन कौन से थे? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट और हेपेरिन सल्फेट, केरेटिन सल्फेट। इसमें कौन सा था जो प्रोटीओग्लाइकेन नहीं था? ठीक है ना। ओनली द हाइलुरोनेट is not a proteoglycan, otherwise all these gags covalently linked to protein and form proteoglycan कल हमने इतना पढ़ा दिया था, याद है मेरे? ठीक है ना, हो गया। क्या? चलो कोई नहीं, तो ठीक है ना। ठीक है, अब बताइए, यहाँ तक तो हमने पढ़ा दिया था, समझ आ गया? बताओ। हाँ, ऑनलाइन वालों को समझ आ गई ये चीजें? ओके। यहाँ तक तो मैंने कल पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद जो गैग्स है हमारे, वो किस में मिलते हैं? गैग्स फाउंड इन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, प्लांट्स में नहीं मिलते। नॉट फाउंड इन प्लांट्स, ओके। अच्छा बताइए, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल is made up of पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना। एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? NAM एंड NAG। NAG इज N-acetyl ग्लूकोसामाइन, N-acetyl म्यूरामिक एसिड। ठीक है जी, आ गई बात समझ कि नहीं आई?
आ गई? एक टेबल बनाइए, पहले लिख लो ये वाला। Should I erase this part? NAM or NAG, NAM NAG, N-acetyluramic acid. NAG is N-acetyl glucosamine. एक टेबल बनाइए जल्दी जल्दी। क्या लिखोगे? सारे गैग्स के नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? यहाँ हम लिखेंगे उसमें कौन सी शुगर है, एसिडिक शुगर कौन सी है। फिर हम लिखेंगे अमाइनो शुगर कौन सी है, ठीक है? फिर हम लिखेंगे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर उसके बाद वो लिंक है कि नहीं, किससे लिंक? प्रोटीन से, लिंक टू प्रोटीन और नॉट, ठीक है? ये है हमारा। तो पहला है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। फिर है, अच्छा पहले एसिडिक शुगर इसमें लिख लीजिए कौन सी होती है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक एसिड। और अमाइनो शुगर कौन सी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। सल्फेट है इसमें, नहीं है तो माइनस। लिंक टू प्रोटीन है, मैंने बताया था हाइड्रोजन प्रोटीन से लिंक होता है क्या, नहीं होता है, अभी तो बताया था एक्सेप्शन है ना, तो नहीं, माइनस कर दिए, ठीक है? नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। सल्फेट आ रहा है तो ये प्रोटीन सल्फेट से क्या होगा, लिंक होगा, है ना? एसिडिक शुगर तो इसमें डी ग्लूकोरोनिक एसिड है, लेकिन अमाइनो शुगर इसमें कौन सी है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। सल्फेट है, हाँ जी है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है जी। प्रोटीन से लिंक होता है, होता है, ठीक है? ये कौन बोल रहा है साइड में, बोल दो, माइक कर दो। अपना माइक बंद कर लो। डर्मेटन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट में कौन सी एसिडिक शुगर होती है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, और कौन सी मिलती है इसमें, एल आइडुरोनिक एसिड, एल आइडुरोनिक एसिड। अमाइनो शुगर कौन सी होती है, अमाइनो शुगर होती है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। डर्मेटन सल्फेट है तो प्रेजेंट है, प्रोटीन से भी लिंक है तो प्रेजेंट, ठीक है जी? नेक्स्ट इज हेपेरिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट। हेपेरिन सल्फेट किसका बना होता है, ये सेम शुगर का बना होता है, ठीक है? और क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अमाइनो शुगर कौन सी है इसमें, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। हेपेरिन सल्फेट है तो मतलब सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, प्रोटीन से लिंक है, ठीक है? हेपेरिन हो गया। हेपेरिन के बाद है हेपेरिन सल्फेट, हेपेरिन, हेपेरिन सल्फेट भी सेम शुगर है, सेम अमाइनो शुगर है, प्लस प्लस। फिर केराटिन सल्फेट बच गया है ना, क्या बच गया है आपका, केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट किसका बना है, डी ग्लैक्टोज का, डी ग्लैक्टोज का। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सल्फेट से लिंक है, प्रोटीन से लिंक है। ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? डर्मेटन सल्फेट में ये दोनों शुगर मिलती है, सेम इसमें सेम इसमें। हाँ, अमाइनो शुगर में दो है, नहीं एक ही तो है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, ये तो इसकी है, हेपेरिन सल्फेट की है ये वाली शुगर, ठीक है? हाँ जी, ये याद हो जाए। याद रखिए अमाइनो शुगर जो है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, वो किस किस में मिलती है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में मिलती है, और आपकी बताइए जल्दी से, डर्मेटन सल्फेट में मिलती है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डर्मेटन सल्फेट ही ऐसे हैं जिसमें कौन सी अमाइनो शुगर मिलती है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन। अमाइनो एसिडिक शुगर सब में सेम है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एल आइडुरोनिक एसिड, ठीक है? मैंने बता दिया हाइलुरोनिक एसिड इज एन एक्सेप्शन व्हिच इज नॉट ए प्रोटियोग्लाइकेन, है ना? हो गया यहाँ तक? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क।
Should I erase all this stuff? कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट? तो हम लिखेंगे, उसकी भी टेबल बना लेंगे और वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी? ओके, लिखिए म्यूरिन। म्यूरिन किसका बना होता है? नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड नैग एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। लिंकेज कौन सी होती है इसमें? बीटा 1,4, ब्रांच लिंकेज एब्सेंट रहती है, ठीक है? नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज इज ए मोनोमर ऑफ डी ग्लूकोज ओनली, क्योंकि इट इज होमोपॉलीसेकेराइड। लिंकेज बताई थी बीटा 1,4, लीनियर होती है ना, सेलुलोज लीनियर है ना? हाँ। उसके बाद काइटिन। काइटिन किसका बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बीटा 1,4, ब्रांच लिंकेज इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन किसका बना होगा? डी ग्लूकोज का। कौन सी लिंकेज होती है इसमें? अल्फा 1,6, और ब्रांच में कौन कौन सी होगी? अल्फा 1,5, अल्फा 1,4, 5 है, 2, 3, 4, 2, 3 और 4, ठीक है? क्या कह रही हूं मैं? डेक्स्ट्रन इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। लिंकेज, मेन लिंकेज अल्फा 1,6 और ब्रांचिंग किस किस की होती है? अल्फा 1,2, अल्फा 1,3, अल्फा 1,4। लिख लिया? स्टार्च, उसके बाद स्टार्च के दो है ना फॉर्म, कौन कौन से हैं? किस किस के बने हैं? ये होमो है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए मुझे। होमोपॉलीसेकेराइड जो दोनों की दोनों डी ग्लूकोज के बने होंगे। अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है। हाँ, अल्फा 1,6, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6। हाँ, ठीक है, स्टार्च हो गया। नेक्स्ट इज इन्यूलिन। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, सुना है तुमने इन्यूलिन? फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन इज ए मोनोमर ऑफ डी फ्रुक्टोज। इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है बीटा 2 एरो 1, ठीक है? काइटिन हो ही गया, ग्लाइकोजन बचा है। ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है? किसका बना होता है? डी ग्लूकोज का। अल्फा 1,4 ब्रांच्ड है ये, तो अल्फा 1,6 हो गया। आगे समझ में सारी चीजें? नेम देखो क्या क्या है? म्यूरिन। म्यूरिन के मोनोमर क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या ये ब्रांचिंग शो करता है? नहीं, ओनली लीनियर चेन इज प्रेजेंट हेयर। तो लीनियर चेन में भी लिंकेज कौन सी होती है? बीटा 1,4। लीनियर चेन में कौन सी ब्रांचिंग होती है जी? चेन की कौन सी बॉन्ड, कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है? बीटा 1,4। सिमिलरली इन केस ऑफ सेलुलोज इट इज ए मोनोमर ऑफ डी ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज क्या है? होमो पॉलीसेकेराइड। होमो है तो सेम ग्लूकोज यूनिट्स शुड बी अटैच्ड देयर, तो द लिंकेज प्रेजेंट between them is beta 1,4, ठीक है? Next is chitin. Chitin is a monomer of NAG only, beta 1,4 linkage is present here. Dextran. Dextran monomer क्या है? D glucose। ये हमारा ब्रांचिंग शो करता है, किस किस पे ब्रांचिंग शो करता है? 2 पे, 3 पे एंड 4 पे। स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज डी ग्लूकोज अल्फा 1,4, अमाइलोपेक्टिन भी डी ग्लूकोज अल्फा 1,4, अल्फा 1,6, ठीक है? इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ डी फ्रुक्टोज ओनली। ग्लाइकोजन इज ए मोनोमर ऑफ डी ग्लूकोज हैविंग अ ब्रांच चेन अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ऑनलाइन वालों को समझ आ गया? शुड आई इरेज द स्टफ?
नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, देखो ग्लाइको से आप क्या समझते हो कि कोई कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है और उसके साथ हमने किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को कोवैलेंटली लिंक कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट प्लस नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कोवैलेंटली लिंक्ड है नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट से, जैसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। अभी ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्यों बोला मैंने? देखो कार्बोहाइड्रेट पार्ट ये है ग्लाइको, और प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है कोवैलेंटली, ठीक है। और क्या था? ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये सब क्या है? आपके ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं बेटा? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स उन्हें बोलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट के साथ हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड भी लिंक होता है। एग्जांपल क्या है ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड पॉलीसेकेराइड्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, ठीक है जी। आगे समझ में? ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे, वो अटैच्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड आइदर टू अमाइड नाइट्रोजन, atom in the side chain of asparagine। एस्पारेजिन का सिंबल बताना, बनवाया था मैंने, बताओ एन है। नहीं पढ़ती रितिका, बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। एन बोला था ना, आर बोला था। सोच लो, मुझे पागल बना रही है खुद को, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अटैच होते हैं नाइट्रोजन एटम से। किसकी साइड चेन की? नाइट्रोजन एटम से, एस्पैरेजिन की। आइदर लिखा है तो एक और चीज होगी इसमें, राइट, और ऑक्सीजन एटम ऑफ सीरीन, तो इसे हम बोलेंगे ओ लिंकेज। मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो अटैच होता है एस्पारेजिन से तो उसमें कौन सी लिंकेज होती है? एन लिंकेज। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट सीरीन से अटैच है तो किस लिंकेज के थ्रू प्रेजेंट है? ये ओ लिंकेज, ठीक है जी। सीरीन भी हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, और थ्रियोनिन भी हो सकता है, क्योंकि थ्रियोनिन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? बताओ ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस, बोलो, हाँ, ठीक है। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किससे अटैच होते हैं? एस्पैरेजिन से, तो एन लिंकेज बोलते हैं। अगर सीरीन और थ्रियोनिन से होते हैं तो ओ लिंकेज बोलते हैं। अब लिखिए रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? जो कैपेबल होते हैं रिड्यूस करने के फेरिक आयंस को और क्यूप्रिक आयंस को। क्या कह रही हूं मैं? रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? जो कैपेबल होते हैं, कैपेबल टू रिड्यूस फेरिक आयंस और क्यूप्रिक आयंस, पहली बात। दूसरा, रिड्यूसिंग शुगर है तो इनके पास क्या होगा? फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट। फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, फ्री होगा, ठीक है।
रिड्यूसिंग शुगर्स की क्या प्रॉपर्टी है? दे अंडरगो म्यूटा रोटेशन, दे अंडरगो म्यूटा रोटेशन इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। हो गया, इतनी बातें समझ आ गई? आगे समझ में, रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं जो रिड्यूस कर पाते हैं? किसको रिड्यूस कर पाते हैं? फेरिक आयंस को और क्यूप्रिक आयंस को। कैसे? क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कि वो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? अल्फा फॉर्म थी और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म कब होती थी? व्हेन OH is present below the plane in cyclic structure and when OH is present above the plane in the cyclic structure, they both anomeric carbon show muta rotation। तो वही म्यूटा रोटेशन है, क्योंकि इनके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन है। लिख लो, they have free anomeric carbon, तभी तो कर पा रहे हैं म्यूटा रोटेशन। जिसके पास एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है वो म्यूटा रोटेशन कर पाते हैं। जिनके पास क्या होता है? फ्री होता है। क्या फ्री होता है? एनोमेरिक कार्बन। वो क्या कर पाते हैं? म्यूटा रोटेशन। समझ गए? समझ गए? ओके। अब नेक्स्ट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग, नॉट कैपेबल टू रिड्यूस फेरिक आयंस और क्यूप्रिक आयंस, नो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, do not undergo muta rotation in aqueous solution having no free anomeric carbon। ठीक है, मैंने तो लिख दिया यहीं के, आप लिख लीजिए अलग। एग्जाम्पल में नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बताइए। ट्रीहेलोज, सुक्रोज, ठीक है जी। हो गया? ऑनलाइन वालों को समझ आ गई इतनी बातें? नेक्स्ट लिखिए, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाई वी आर कॉल्ड लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ट्रीहेलोज फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस। कल ही लिखवाया था, बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रही है रितिका। बताओ, जो हंसी हो रहा है बेइज्जती क्या कर रही है उसमें? मैं बताओ, ये तो तुम्हें बेइज्जती लग रही है। स्किप हो गया था, लिखा नहीं था मैम। छोड़ो तुम। लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं लिपिड्स को? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। लिपिड्स किस में सॉल्युबल होंगे? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और किस में सॉल्युबल नहीं होंगे? दे आर नॉट सॉल्युबल इन, दे आर नॉट सॉल्युबल इन H2O, वाटर। फाइन। फंक्शंस लिखिए। फंक्शंस ऑफ लिपिड, पहला स्टोरेज फॉर्म, स्टोर करके रखता है, हमारे मेटाबॉलिक फ्यूल है ये। स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, एनर्जी को स्टोर करके रखता है हमारा। जरूरत पड़ने पे क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फॉर्म मेटाबॉलिक फ्यूल की। थर्ड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन नहीं, हाँ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बैक्टीरिया, insects, plants and vertebrates, लिख लिया यहां तक? फंक्शंस क्या क्या है? पहला स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फॉर्म, थर्ड प्रोटेक्टिव फंक्शन इन बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और क्या है? प्रोवाइड the structural component of the membrane, लिपिड्स क्या है? पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन लॉन्ग चेन। नेक्स्ट, दे आर नॉट पॉलीमर्स,
नेक्स्ट soluble in non-polar solvents, नेक्स्ट they are not soluble in water. फंक्शंस में क्या है, लिपिड्स क्या है, स्टोरेज फॉर्म है मेटाबॉलिक फ्यूल की. सेकेंड फंक्शन इज इट इज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल. थर्ड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन. फिफ्थ फंक्शन लिखिए, इट सर्व्स एज पिगमेंट्स. पिगमेंट्स बनाता है ये, हार्मोन्स बनाता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, कोफैक्टर्स, डिटर्जेंट्स. लिखती हूं मेरे को. फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका, सर्व एज, इट सर्व एज पिगमेंट्स. पिगमेंट्स बनाता है. पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, हार्मोन्स. हार्मोन्स में कौन सा बनाता है ये, स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, और विटामिन डी. स्टीरॉयडल हार्मोन्स कौन से होते हैं बताइए, एनिमल फीस तो पढ़ी है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. सर्व एज पिगमेंट्स, हार्मोन्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी बनाता है ये. और क्या बनाता है आपका, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में एक लिखो आइकोसाइनोइड, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन भी होगा या फॉस्फेटिडाइलसीरीन वगैरह. हाँ, इनोसिटोल, आइकोसाइनोइड लिख लो. फिर उसके बाद ये कोफैक्टर की तरह भी काम करते हैं लिपिड्स, कोफैक्टर्स की तरह भी काम करते हैं. एग्जाम्पल विटामिन के केस में. और जो लिपिड्स हैं वो हमारे डिटर्जेंट्स भी बनाते हैं. डिटर्जेंट्स में कौन सा है डिटर्जेंट, बाइल सॉल्ट के फॉर्मेशन करते हैं. आइकोसाइनोइड्स, EICOSANOID, आइकोसाइनोइड्स. लिपिड्स एक्ट एज कोफैक्टर्स, ब्रैकेट में लिख ली विटामिन के. लिपिड्स एक्ट एज डिटर्जेंट्स एज वेल, बाइल सॉल्ट्स. फाइन. इज इट क्लियर टू यू? मतलब कि लिपिड्स हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड लेटर. हाँ, वेसिकल फॉर्म में. जी बिल्कुल पढ़ेंगे अभी ये चीज. ठीक है. ओके फाइन. Should I erase? This is all about lipids. फैटी एसिड्स किसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स. ठीक है. क्या है फैटी एसिड, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, राइट, which may be saturated. Saturated मतलब having single bond only, which may be saturated or unsaturated, having double bond. ठीक है जी, इतनी बात समझ आई. यूजुअली फैटी एसिड में कैसे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली contains even number of carbon atoms. Usually contain even number of carbon atoms. लिख लिया. Fatty acids are amphipathic in nature. What do you mean by this term amphipathic? Having both. हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड. मतलब कि हैविंग पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप, राइट. पोलर में कौन सा होगा इसमें, COOH, और नॉन पोलर में हाइड्रोकार्बन चेन. फैटी एसिड looks like this. This is a long hydrocarbon chain having CH3, CH2, यहाँ पे भी C और H2 और यहाँ पे भी H2. ठीक है जी, आगे समझ में. इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए पोलर है, और बाकी पूरी की पूरी चेन क्या है, नॉन पोलर. तो पोलर कंपोनेंट भी है और नॉन पोलर कंपोनेंट भी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक. क्या कहते हैं हम,
एम्फीपैथिक। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब इसकी नंबरिंग कहां से करते हैं? यहां से, COOH से। COH के साथ वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा, उसके साइड वाले को बीटा, उसके साइड वाले को गामा। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो कार्बन होता है उसे हम ओमेगा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लास्ट वाले कार्बन को क्या कहा जाता है? ओमेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? लास्ट वाला ओमेगा ही रहेगा। फैटी एसाइड चेन है और ये पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। समझ आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, क्लियर? ओके, ये बोर्ड कौन रहा है वैसे? नहीं ऑन। ओके रुचिका, ठीक है, चलो इरेज कर दूं मैं? ये वाला कर दें? Okay, next is naturally occurring fatty acids. ठीक है जी, कॉमन नेम इनके, कॉमन नेम, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक नेम, फिर है हमारा सिस्टमैटिक नेम, और उसके बाद क्या है हमारे? कार्बन एटम्स, रेशो, डबल बॉन्ड्स, रेशो डबल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड्स किस में होंगे? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड में पहला है लॉरिक एसिड, नेक्स्ट इज माइरिस्टिक एसिड, थर्ड इज पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, एराकिडिक एसिड। These are saturated acids. These are saturated acids. ओलिक नहीं है, LMPS है बस। एराकिडिक एसिड भी है। ठीक है, ये सैचुरेटेड है। कौन कौन से सैचुरेटेड है बेटा? पहला लॉरिक एसिड, दूसरा माइरिस्टिक, तीसरा पाल्मिटिक, चौथा स्टेरिक और फिफ्थ इज एराकिडिक एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब पहले इसके वो देखो कार्बन एटम्स। लॉरिक एसिड में कितने होते हैं? 12, डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि सैचुरेटेड है। माइरिस्टिक में 14, पाल्मिटिक में 16, स्टेरिक में 18 और एराकिडिक में 20। पहले इतनी बात समझ आई? अब इसकी सिस्टमैटिक नेम बताइए, कैसे लिखेंगे बताइए? डू डेकेनोइक 12 को बोलते हैं। डेकेनोइक मतलब 10 होता है, डेकेनोइक मतलब 10, तो डू मतलब 12, डू डेकेनोइक एसिड। उसके बाद 14 को कैसे लिखोगे? 10 को क्या बोला मैंने? डेकेनोइक बोला। 4 को टेट्रा, 4 को टेट्रा तो बोलेंगे, 4 को टेट्रा डेकेनोइक एसिड, 6 को बिल्कुल जी बिल्कुल, 8 को और 20 को आइकोसानोइक एसिड, आइकोसानोइक एसिड। ठीक है जी, सबको इतनी बात समझ आई? करते हैं इरेज। पढ़ लेना, संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, कहां तक दे? अमाइनो एसिड पूरा, प्रोटीन पूरा, कार्बोहाइड्रेट्स पूरा, फैट पूरा। ठीक है मैम। ठीक है ना? हाँ ठीक है। और क्या, ऑब्वियसली ठीक है। बिल्कुल। ऑनलाइन वालों ने सुन लिया ना, जितना करा दिया है ना, वहां तक का पेपर है आपका संडे को, तैयार रहिएगा जी। ऑनलाइन वालों ने उतार भी लिया और तुम देखो कितने ढीले हो रहे हो। झूठ बोल रही है ना वो। स्क्रीनशॉट लेके उठने लगते हो। हाँ
ओ ये भी हो सकता है। आपको समझ आ रहा है सब कुछ रेनू? आप पहले से हो यहाँ पे? कब से? आप सब कुछ कवर कर लो कि जो इतना सारा सिलेबस हो गया है? अच्छा चलो इरेज कर रहे हैं अब हम, हैं? और कोई नया बच्चा है ऑनलाइन में? कोई नया बच्चा है क्या? आप नए हो बेटा? क्या नाम है? आपको समझ आ रही है चीजें? देखो फास्ट का तो ऐसा है कि शुरू में स्लो होता है, फिर तो यही स्पीड रखनी पड़ती है क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है और सबको समझ भी आ रही है, तो मतलब मुझे मेरे हिसाब से तो ये स्पीड ज्यादा नहीं है ना? आप शायद नए हो इसीलिए लग रहा है, बाकी सबको भी स्पीड ज्यादा लग रही है। हाँ थोड़ा सा, पर पता है क्या है, जब हम पढ़ाते हैं आप उसके बाद पढ़िए, आपको सब चीजें समझ आएंगी। नहीं आए तो आप अगले दिन हमसे डाउट ले लीजिए, ठीक है? समझ गए ऑनलाइन वाले? अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें पहला है आपका पाल्मिटोलिक एसिड, ठीक है? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है? सिस्टमैटिक नेम अभी हम पढ़ेंगे, पहले पाल्मिटोलिक एसिड देख लीजिए। पाल्मिटोलिक एसिड क्या होता है? 16 कार्बन का होता है, एक डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। एक सेकंड रुको, क्या हो रहा है? पूछो क्या हुआ है? एक डबल बॉन्ड। ओलिक में 18 कार्बन एटम, एक डबल बॉन्ड। लिनोलेनिक में 18 कार्बन एटम, 2 डबल बॉन्ड। लिनोलेनिक में 18 कार्बन एटम, 3 डबल बॉन्ड। एराकिडोनिक में 20 कार्बन, 4 डबल बॉन्ड्स, ठीक है जी? अब कैसे लिखेंगे कि सिस्टमैटिक नेम? देखो सिस आएगा, सिस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पहली बात सिस फॉर्म में। 9th एक पोजीशन पे होता है। 6 को क्या लिखोगे? हेक्सा डेकेनोइक एसिड, हेक्सा डेकेनोइक एसिड। फिर उसके बाद ओलिक में भी सिस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू मीन बाय दिस सिस कॉन्फ़िगरेशन? सिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दोनों एक साइड होते हैं। क्या? दोनों एक ही साइड होंगे, जैसे O और H। O और H सेम साइड होंगे। इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उसी तरफ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसी तरफ होगा, ठीक है? सिस डेल 9 12 ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। फिर उसके बाद है आपका सिस डेल 9 12 15 ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। 9 सिस 9 ही आ रहा था, इसमें तो एक पे डबल बॉन्ड है, इसमें 3 पे यहाँ आएगा। सिस डेल 9 12 15 ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। फिर उसके बाद एराकिडोनिक में सिस 5 क्या था? 5 8 11 14 5 8 11 14 आइकोसेनोइक एसिड, ठीक है? बताइए इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो? ये तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा वैसे भी। यहाँ पे है ना गलती हुई है एक, रुक जाओ। डेकेनोइक तो डेक का तो तब होता है ना जब हमारा एक भी बॉन्ड नहीं होता है। डेसिनोइक, यहाँ पे भी डेसिनोइक, यहाँ पे भी डेसिनोइक, है ना? क्यों लिख रही हूँ मैं डेसिनोइक? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वही है ये। डाइइनोइक एसिड 2 है ना यहाँ पे, सही तो लिखा है। डाइइनोइक एसिड। पहले तो आएगा हेक्सा डेसिनोइक एसिड, फिर है ऑक्टा
डेसिनोइक एसिड, फिर ऑक्टा डेका डाइइनोइक एसिड। दोबारा लिखती हूँ, रुको, ऑक्टा डेका डाइइनोइक एसिड, ऑक्टा डेका डाइइनोइक एसिड लिख लिया। फिर उसके बाद ऑक्टा डेका ट्राइइनोइक एसिड, ट्राइइनोइक एसिड। फिर फोर्थ में आएगा आपका, फोर्थ में क्या आएगा, 5 8 11 14, क्या आएगा यहाँ पे, आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, पाल्मिटोलिक में कितने कार्बन एटम्स हैं, सुनो, पाल्मिटोलिक में कितने कार्बन एटम है, 16 और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे होता है, पहली बात तो सिस 9 डेल 9। ठीक है, उसके बाद 6 को क्या लिखा आपने, हेक्सा, 10 को लिखा डेकानोइक होता है 10, लेकिन यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड की वजह से एल्कीन आ जाएगा तो डेसिनोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद 18:1 को कैसे लिखोगे आप, ऑक्टा डेसिनोइक एसिड अगेन। उसके बाद ऑक्टा डेका, डेका क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 है ना डबल बॉन्ड, तो डाइइनोइक एसिड, यहाँ पे डेका ट्राइइनोइक एसिड। 20 के केस में क्या करोगे आप लोग, आइकोसा, इट्स फॉर 20 ओनली, 4 है तो टेट्राइनोइक एसिड। ठीक है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताइए। ये यही बता रहा है कि यहाँ इस पोजीशन पे हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे हम जो भी कार्बन चेन हम बनाते हैं लाइक दिस, ऐसे कार्बन चेन बनाते हैं ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये बता रहा है, जैसे 7 है, ये 8 हो गया, ये 9, तो ये कह रहा है कि 9 पे डबल बॉन्ड है ऐसे। ठीक है, अब आगे समझ में, हाँ, ये पोजीशंस बता रहा है जहां जहां पे आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां जहां पे आपके क्या है, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। हाँ, और क्या, ये पोजीशंस बता रहा है ये। ठीक है, शुड आई इरेज, अब लिखिए एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल चीज हमारे मतलब हम लोग सिंथेसाइज कर पाते हैं क्या, एसेंशियल चीजें जो होती है वो हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं ना। विच आर एसेंशियल फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड, which are not synthesized by humans, फिर कैसे लेते हैं एसेंशियल फैटी एसिड को, हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। एग्जाम्पल में लिनोलिएट, लिनोलिएट और लिनोलिनेट, लिनोलिएट और लिनोलिनेट, these are the essential fatty acids. Non essential fatty acids, non essential fatty acids, ये क्या होंगे, हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो these are endogenously synthesized, these are endogenously synthesized। ठीक है, they do not obtain from diet, they do not obtain from diet, they do not obtain from diet। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ओके, कर दे इरेज। नेक्स्ट इज
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड्स किस पे डिपेंड करता है? आपका चेन लेंथ पे, कि आपकी फैटी एसिड की चेन की लेंथ क्या है। दूसरा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। और तीसरा, अगर डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं, 4 है, 3 है, 2 है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो चेन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएम। टीएम या मेल्टिंग पॉइंट, तुम ना टीएम से कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, मेल्टिंग पॉइंट ही लिख दो। अगर ज्यादा बड़ी चेन लेंथ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। फॉर एग्जांपल एक 16 कार्बन की चेन है और एक 20 कार्बन की चेन है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्योंकि चेन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आगे बात समझ में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताइए, एक तो है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और एक में एक ही डबल बॉन्ड है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 1 वाले का। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना। आप यहाँ देखो ना, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और क्योंकि वीक बॉन्ड होता है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा वो होता है, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो अगर जितनी जैसे जैसे ज्यादा सैचुरेशन बढ़ती जाएगी, डिग्री ऑफ हाँ स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन सिंगल। हाँ ठीक है, ट्रिपल ही होता है, ठीक कह रही है। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना तो मुझे पता है कैसे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड में तो ज्यादा टेंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, और अनसैचुरेटेड क्यों चाहिए ऐसा? क्योंकि इसमें किंक होता है, किंक की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसमें कम लगता है, कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं, ये है इसका रीजन। ठीक है, अच्छा, और मैं क्या कहती हूँ, जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे ना। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन फैटी एसिड्स इज मोर स्टेबल देन सिस कॉन्फ़िगरेशन फैटी एसिड्स। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस फैटी एसिड्स का ज्यादा होगा। किससे? सिस फैटी एसिड से। आगे समझ में कि नहीं आया? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग, लिख लीजिए लाइन, unsaturated fatty acids having trans configuration has more melting point एंड वाइस वर्सा में क्या मतलब? सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा आपका? लो मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बातें समझ आई? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? आगे समझ में? मेल्टिंग पॉइंट के फैक्टर्स बताइए किस किस पे डिपेंड कर रहा है? चेन लेंथ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है जी, तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर चेन लेंथ ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा तो किंक ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में अगर हमारी डबल बॉन्ड तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। किससे? सिस से, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है रादर देन सिस। फाइन, हो गया? सब कुछ उतार लिया? ठीक है, उसके बाद इसका ज्यादा होता है ना मैम, ट्रांस से मेल्टिंग पॉइंट। सिस में ज्यादा किंक होती है ट्रांस से, तो सिस में ज्यादा किंक है तो उसको ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। हाँ, नहीं, जिसमें ज्यादा किंक होगी उसको मेल्टिंग पॉइंट कम चाहिए ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में भी तो यही है मैम, किंक ज्यादा है उसमें। अगर किंक ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा उसमें है ना, क्या कहते हैं, फ्लूइडिक फॉर्म में। अगर किंक ज्यादा है तो फ्लूइडिक फॉर्म में ज्यादा है ना, वो नहीं समझ आ रही? अगर फ्लूइडिक फॉर्म में ज्यादा तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कम चाहिए कि ज्यादा? ठीक है, आगे समझ के दोबारा बताऊं, देखो डाउट मत रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। एक तो हम ये पढ़ेंगे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स का मतलब क्या है? ट्राई मतलब ये ट्राई ईस्टर्स होंगे, किसके? ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल।
कॉमन एग्जाम्पल है इसका ट्राइग्लिसराइड्स। कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में हम किसको पढ़ते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स को। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब क्या है? ट्राई मतलब तीन, ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, एंड ग्लिसराइड का मतलब है कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड समझ आया? What is triglyceride? Triglyceride is tri-ester of fatty acids and glycerol molecule. Triglycerides, it may be simple and it may be mixed. Simple मतलब having single kind of fatty acids, having single kind of fatty acid, and mixed having more than one type of fatty acid, having more than one type of fatty acids. लिखो, लिख लिया? ठीक है। अच्छा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाओगे? बना लो। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में क्या बोला? ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये क्या है? CH2O C डबल बॉन्ड OR1, फिर CHO C डबल बॉन्ड OR2, फिर उसके बाद CH2O C डबल बॉन्ड OR3। क्या है इसका मतलब? देखो, तीन फैटी एसिड की चेन है। R1 यहाँ पे किसको दिखा रहा है? एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन को। सिमिलरली R2 भी और सिमिलरली R3 भी। तो क्या कह रही हूं मैं? ट्राई ईस्टर्स क्यों बोला? क्योंकि COOR ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यही होता है, CH2OH CHOH CH2OH, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? फैटी एसिड की चेन जोड़ दी है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है ये। किसका स्ट्रक्चर है ये? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है? दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, हैविंग 3 fatty acid chain and 1 glycerol molecule। ठीक है, आगे समझ? ठीक है। अब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है जो, वो हमारा फैट भी हो सकता है और ऑयल भी। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इट कैन बी फैट और इट कैन बी ऑयल। किस पे बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन physical state at room temperature, based on physical state at room temperature। रूम टेम्परेचर कैसा है उसके बेसिस पे वो या तो फैट हो सकते हैं या फिर ऑयल। इतनी बातें समझ आई? ठीक है। अच्छा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख के आपको कैसा लगता है? ये हैविंग लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो इट इज नॉन पोलर। क्या होगा? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो मतलब हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक नेचर है। कैसा नेचर है? कैसा नेचर है? हाइड्रोफोबिक। और उसके बाद ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? स्टोर्ड लिपिड, स्टोरेज फॉर्म है लिपिड की, स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड। लिख लिए थे ना? ठीक है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल पे मैंने कोई चार्ज बनाया है? कोई चार्ज नहीं बनाया। हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज लिपिड तो है नहीं। चार्ज लिपिड नहीं है तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिपिड। क्या बोलेंगे? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल समझ आया? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, न्यूट्रल लिपिड है। न्यूट्रल लिपिड क्यों बोला? क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है और स्टोरेज फॉर्म है लिपिड की, इसलिए हमने क्या बोला? स्टोर्ड लिपिड। क्या बोला? स्टोर्ड लिपिड्स। आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, फैट और ऑयल जो मैं कह रही थी तुमसे, अब ये बताओ फैट क्या होगा? सॉलिड होगा ना रूम टेम्परेचर पे। फैट क्या होगा? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे तो ज्यादा अमाउंट किसका होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। किसका अमाउंट ज्यादा होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ऑयल क्या है? ऑयल बताइए। liquid at room temperature and unsaturated fatty acids are present in abundance। आगे समझ में? फैट क्या है? solid at room temperature having large proportion of saturated fatty acids। oil क्या है? liquid at room temperature having large amount of unsaturated fatty acids। इतनी बातें समझ आ गई? yes.
सर थोड़ी देर और पढ़ा लो। आगे तेरी बात समझ में? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब समझ आ गया? ट्राई मतलब तीन फैटी एसिड की चेन है, R1 R2 और R3, और एक क्या है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो ये रहा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई पहली। उसके बाद फैटी एसिड की जो चेन होती है वो कैसे नेचर की होती है? नॉन पोलर नेचर की होती है, तो इसलिए नॉन पोलर हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये हमारी स्टोर्ड लिपिड की फॉर्म है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसे हमने क्या बोल दिया? न्यूट्रल लिपिड। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है उसकी दो फिजिकल स्टेट होती है, कौन कौन सी? फैट एंड ऑयल। फैट है जो वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, कोई भी चीज सॉलिड है तो मतलब उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। और ऑयल क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड है तो इसके किसका अमाउंट सबसे ज्यादा होगा? हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। सारी बातें समझ आ गई जितनी बोर्ड पे लिखी हुई है? बताइए, आ गई? ओके, ऑनलाइन वालों को समझ आ गई? जल्दी लग रही है क्या? क्या चीज बताओ, क्या समझ में आया? हाँ ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद लिखिए सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं, किसका? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली मतलब कि NaOH बेस हो सकता है और KOH, इसकी प्रेजेंस हम इसको तोड़ रहे हैं। अगर हम तोड़ेंगे इसको तो ये जिसका बना था उसी में टूट जाएगा। किस किस का बना था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। आगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सैपोनिफिकेशन नंबर। सैपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है कि हमें कितना एल्कली, कितना KOH चाहिए सैपोनिफाई करने के लिए 1 ग्राम फैट को। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH, हमें कितना मिलीग्राम्स क्या चाहिए? KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट। आया समझ? क्या कह रही हूं मैं? सैपोनिफिकेशन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर होता है हमारा कि हमें कितना KOH मिलीग्राम में चाहिए किसको हाइड्रोलाइज करने के लिए? 1 ग्राम फैट को, 1 ग्राम फैट को। आगे समझ में? सैपोनिफिकेशन नंबर, हाउ मच the number of milligrams of KOH which is required to hydrolyze 1 gram of fat। ठीक है, अच्छा, सैपोनिफिकेशन नंबर क्यों हम करते हैं? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? क्या बताता है हमको? इट डिटरमाइन द एवरेज molecular weight, it determines the average molecular weight of fat। It determines the average molecular weight of fat। ठीक है जी, आगे समझ? नेक्स्ट इज आयोडीन नंबर। मैंने आयोडीन टेस्ट पढ़ाया था कल। सही में नहीं पढ़ते तुम, फिर तो पक्का नहीं पढ़ते। प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताता है। अमाइनोज के केस में कौन सा कलर आता है? हाँ, डीप ब्लू कलर। मैंने नहीं बोला था कि आयोडीन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कलर का, तो वही बोल रही मैं। हाँ, तो उतना ही पूछा था। आयोडीन नंबर तुम्हें कुछ नहीं पता, झूठ। हाँ
हाँ, तो ये आयोडीन टेस्ट ही तो था। आयोडीन टेस्ट हम किस लिए करते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को देखने के लिए, है ना। तो यही है। आयोडीन नंबर में क्या है, कितने ग्राम आयोडीन हमें चाहिए। The number of grams of iodine, the number of grams of iodine that can be added in 100 ग्राम फैट और ऑयल। क्या कह रही हूं मैं? आयोडीन नंबर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, हम कितना आयोडीन ले, मतलब कितना आयोडीन ग्राम में ले जिसे हम ऐड करें, किस में ऐड करें, इन दैट कैन बी एडेड टू 100 ग्राम सैंपल ऑफ फैट और ऑयल। ठीक है, दैट कैन बी एडेड इन 100 ग्राम फैट और ऑयल। आ गया समझ में क्या कह रही हूं मैं? कितना आयोडीन ले जो हम किस में ऐड कर सके, 100 ग्राम फैट और ऑयल में। ठीक है, आयोडीन नंबर क्या बताता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आयोडीन नंबर क्या बताता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कौन बताएगा? आयोडीन नंबर। और सैपोनिफिकेशन नंबर क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? फैट का। आ गया समझ में? ओके, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल खत्म। अब लिखिए वैक्स। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या था? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या था? देखो, मैं 3 दिन से बीमार हो रही थी तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही थी, तो मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझिए ये। तो मैं क्या कह रही थी, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या था? 3 तो फैटी एसिड चेन होती थी और एक क्या होता था उसमें? ग्लिसरॉल होता था। अब इसमें क्या होगा? ग्लिसरॉल की जगह अल्कोहल आ जाएगा बस वैक्स में। ठीक है, वैक्स के बाद ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे तो सही है। हाँ, मेरी हो गई थी सर से बात। हाँ, यहाँ से पहले कर ली थी बात। चलो, वैक्सीज क्या है? वैक्सीज क्या होते हैं? हाँ जी, बोलो बोलो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को सिंपल वर्ड में मतलब कि ये बताएगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। आईडी नंबर से हमें डबल बॉन्ड्स पता चलते हैं। डबल बॉन्ड्स हमारे क्या हो सकते हैं? सिंगल बॉन्ड की जगह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4। देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड हो गए, ये 3 बॉन्ड हो गए, ये 4 बॉन्ड हो गए। तो जो आईडी नंबर है वो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बताता है, डबल नंबर, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है जी, ओके। एनी और कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट है? ओके, ठीक है। अब वैक्सीज क्या है? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल किस में था? ट्राइग्लिसराइड्स में। किस में था? ट्राइग्लिसराइड्स में। वैक्सीज किसके थ्रू बनाए जाते हैं? सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप? बीज वैक्स। ठीक है जी, बीज वैक्स का कंपोनेंट कौन सा होता है? ट्राई ए कॉन्टरनिल पाल्मिटेट। ट्राई ए कॉन्टरनिल पाल्मिटेट। देखो, बीज वैक्स में कौन सा वैक्स प्रेजेंट होता है? बी वैक्स का नाम क्या है? ट्राई कॉन्टरनिल पाल्मिटेट। पाल्मिटेट का मतलब क्या है? इसमें पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट है। अभी पढ़ाया था, पाल्मिटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है कि नॉन? हाँ, तो पाल्मिटिक एसिड लिंक्ड विद कौन सा अल्कोहल है इसमें? लिंक्ड विद ट्राई कॉन्टरनिल अल्कोहल। लिंक्ड विद ट्राई कॉन्टरनिल अल्कोहल। ठीक है, बी वैक्स कौन सा है? बी में कौन सा वैक्स मिलता है? ट्राई कॉन्टरनिल पाल्मिटेट। पाल्मिटेट इज एन फैटी एसिड, तो ईस्टर है किसका? पाल्मिटिक एसिड का, विद एन अल्कोहल। अल्कोहल का नाम क्या है? ट्राई कॉन्टरनिल। ट्राई कॉन्टरनिल। इतनी बातें समझ आ गई? आ गई समझ में? यस मैम। ओके,
अब लिखिए फॉस्फोलिपिड। तुम पता है 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। अभी 1 घंटा ही तो हुआ है। फिर वो तो वॉच देख रही है। मेरा मन है आज पूरा लिपिड्स खत्म कराने का। फॉस्फोलिपिड तो मैंने पहले वाले में कर लिया हमने। ठीक है, सुना दो। कर लिया तो सुना दो। हाँ सुना दे। इसमें होता है अल्कोहल, फॉस्फेट, अल्कोहल अटैच्ड टू फॉस्फेट होता है, ठीक है। फॉस्फेट, अल्कोहल होता है, अल्कोहल अटैच्ड टू फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, फैटी एसिड्स होती है। ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। कोलिन, आइनोसिटोल, सीरीन, इथेनोलामाइन, फिर उसमें फिजियोलॉजिकल पीएच पे कौन सा नेगेटिव होता है, नेगेटिव सीरीन और आइनोसिटोल होता है, वो सारा आता है तुम्हें। तो ये चार्ज वाला अच्छा तुमने बता दी, मैं नहीं कराऊंगी। ये पता है हमें। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्योंकि पढ़ रखा है ना सेल में, तो ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स पहली बात क्या है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, पहली बात। दूसरा, फॉस्फोलिपिड किस किस का बना है? फॉस्फो से ही समझ आ रहा होगा। एक क्या है इसमें? फॉस्फेट है। एक क्या है इसमें? फैटी एसिड है। एक इसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। और एक क्या होता है? अल्कोहल विच इज अटैच्ड टू फॉस्फेट। यही होते हैं क्या चार? ऋतिका देखना गलत लिखे है क्या मैंने? है? हाँ ठीक। अच्छा देखो, एक ऑनलाइन भी लड़की बोल रही है, ठीक लिखा है आपने, गलती से आपने सही लिख दिया। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स इतनी बात समझ आई। अब फॉस्फोलिपिड्स में पहला हम पढ़ेंगे फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब इसके बारे में बताओ ऋतिका जी। इसमें मैम वो है सेल्यूलोसाइड, गैंग्लियोसाइड और वो है, पता नहीं यार। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसको मैं चेंज क्यों कर रही हूँ, यहीं पे चेंज कर देती हूँ। अल्कोहल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्लिसरॉल आ जाएगा ना। और अल्कोहल जो होगा यहाँ पे वो कोलिन होता है। ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, फॉस्फेट होता है और एक अल्कोहल होता है। अल्कोहल में जैसे कि कोलिन और आइनोसिटोल है ना, तुम्हें पता तो है ही। सीरीन, बिल्कुल बिल्कुल। इथेनोलामाइन हैविंग चार्ज 0 आई गेस, है ना। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कौन से होते हैं? ऐसे फॉस्फोलिपिड्स दैट आर derived from glycerol, ग्लिसरॉल से अगर ड्राइव्ड हो रहे हैं तो इसके पास क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप होगा क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो है ही, एक फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा और एक अल्कोहल ग्रुप होगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड का नाम बताओ। फॉस्फेटाइडिक एसिड। सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड का नाम क्या है? फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड लिख लिया? लिख लिया कि नहीं लिखा? अच्छा ठीक है, तुम्हें पता ही है इसमें अल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं? कोलिन, सीरीन, इथेनोलामाइन, इनोसिटोल। ये तो नहीं बताओ ना ये चीजें, ठीक है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का। कैसा होगा बताइए? CH2 होगा, है ना, O होगा, C डबल बॉन्ड O R1 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O R2 होगा, और क्या होगा? यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R नहीं होगा, क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। और एक X जुड़ा होता है, और एक क्या जुड़ा होता है? X यहाँ पे क्या है? अल्कोहल। यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी X। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है बताइए? बिल्कुल, कोलिन, सीरीन,
इथेनोलामाइन, आइनोसिटॉल, है ना, ये हो सकते हैं क्या? अच्छा, अगर कोलिन होगा तो क्या बोलेंगे? फॉस्फेटिडाइल हैविंग चार्ज, चार्ज बताइए। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, उसके बाद फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन पे चार्ज, सब पे चार्ज बताइए जल्दी जल्दी। सीरीन पे और आइनोसिटोन पे तो नेगेटिव होता है, -1 होता है। हाँ, नेगेटिव -1। इथेनोलामाइन पे 0 होता है, सीरीन पे -1 होता है, आइनोसिटोन पे -1 होता है। एंड व्हाट अबाउट कोलिन, बताओ? 0 होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, फॉस्फेटाइल कोलिन पे न्यूट्रल होता है। अच्छा, फॉस्फेटाइल कोलिन का दूसरा नाम क्या है? बताया होगा, लेसिथिन हैविंग चार्ज 0। इथेनोलामाइन का दूसरा नाम क्या है? सेफलिन। हाँ जी, सीरीन पे -1 होता है, लिखी लिया आपने। आइनोसिटोल पे -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो भी हम उस पे चार्ज क्या बताएंगे? -1। क्या बोलेंगे? -1। ठीक है, इतना आपने पढ़ रखा था इसलिए आपको आ गया होगा समझ में, आई गेस। फॉस्फोग्लिसराइड्स और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स क्या है? ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जो हमारे ग्लिसरॉल से क्या होते हैं? ड्राइव्ड होते हैं। तो इसमें एक ग्लिसरॉल होता है, एक दो फैटी एसिड की चेन होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक एल्कोहल होता है। एल्कोहल यहाँ पे इन चारों में से कोई सा भी प्रेजेंट हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड का नाम क्या है आपका? फॉस्फोटाइडिक एसिड। सारी बातें समझ आ गई कि नहीं आई? ये जो चार्ज है ये किस पीएच पे है? 7 पे, फिजियोलॉजिकल पीएच पे। ठीक है, ठीक है। अब लिखो ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ये पढ़ा है? ठीक है, ईथर लिंकेज होगी इसलिए तो बोला है इसको। ईथर लिंकेज इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला एसाइल ग्रुप होता है इंस्टेड ऑफ एसाइल ग्रुप। कहाँ पे? एट कार्बन 1, एट कार्बन 1 ऑफ ग्लिसरॉल, एट कार्बन 1 ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ईथर लिंकेज होती है। ईथर लिंकेज क्या होती है? प्रेजेंट होती है इसमें इंस्टेड ऑफ एसाइल ग्रुप एट कार्बन 1 ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। प्लेटलेट, एग्जाम्पल में लिखिए प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, किसमें होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर? इन मैमल्स, इन मैमल्स। ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है क्या? इट इज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। क्या है बेटा ये? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। क्या कराता है? एग्रीगेशन, इकट्ठा करता है। किसका एग्रीगेशन कराता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कराता है। किसका? प्लेटलेट्स का। और ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ईथर ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ईथर लिंकेज होती है। एग्जांपल प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लिखो। इसका एक और एग्जांपल है प्लाज्मालोजन। क्या है? प्लाज्मा लोजन, प्लाज्मा लोजन।
क्या है, प्लाज्मालोजन। ठीक है, प्लाज्मालोजन का स्ट्रक्चर देखो, CH2O CH डबल बॉन्ड CH, फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड की। सिमिलरली यहाँ पे CHO C, ये सेम रहेगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड की। फिर यहाँ पे CH2O फॉस्फेट ग्रुप होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से वही अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल होगा। क्या कह रही हूँ मैं एग्जांपल में, प्लाज्मालोजन। प्लाज्मालोजन का स्ट्रक्चर कैसा है, CH2O CH डबल बॉन्ड CH, फिर फैटी एसिड की चेन, फिर नीचे वाला तो सेम है, तीसरे में भी वही सेम, मतलब पहले कार्बन पे चेंज है, फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, चेंज, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की प्रेजेंट है। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब है स्पिंजोफॉस्फोलिपिड्स। रह गया, बाद में कर लूंगी मैं, इसका देख के कर लूंगी। आप अरे कोई आप आराम से थोड़ा सुंदर रखी। नहीं खराब करूंगी तुम्हारी कॉपी। ठीक है, व्हाइट ब्लैक हो गया, सॉरी। उसके बाद है स्पिंजोफॉस्फोलिपिड्स। कौन से होंगे, ऐसे फॉस्फोलिपिड्स दैट आर derived from sphingosine. And what is sphingosine? Sphingosine is 18 carbon amino alcohol. 18 carbon amino alcohol instead of glycerol. ठीक है, स्पिंजोफॉस्फोलिपिड्स समझ आया? The phospholipids that are derived from sphingosine. What is sphingosine? It is an 18 carbon amino alcohol. आ गया समझ? इसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, अमाइड लिंकेज, है ना? और क्या बनता है, सेरामाइड बनता है, सुना है ना? हाँ, नहीं सेरामाइड तो बनाता है जब फैटी एसिड हमारी लिंक होती है, जब हमारी जो फैटी एसिड की चेन है वो लिंक होती है हमारी स्पिंडोसिन अल्कोहल से, उसको सेरामाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फैटी एसिड्स linked to sphingosine via amide linkage, amide linkage, ठीक है, is called सेरामाइड। जब हमारा फैटी एसिड ज्वाइन होता है किससे, स्पिंजोसिन से, किस लिंकेज के थ्रू, अमाइड लिंकेज के थ्रू, तब उसे क्या बोलते हैं हम, सेरामाइड। क्या बोलते हैं, अमाइन आएगा ना, मुझे लग रहा है, हाँ अमाइन आएगा। ठीक है, फैटी एसिड की चेन जब हमारी स्पिंडोसिन से लिंक्ड होती है, किस लिंकेज के थ्रू, अमाइन लिंकेज के थ्रू, तब उसको हम, तुम ही कंफ्यूज करो, पेपर डायग्राम नहीं है इसको। अच्छा हाँ, CONH होती है, CONH अमाइन नहीं, अमाइड ही तो होता है, हैविंग अमाइड लिंकेज, अमाइड ही आएगा बच्चे। फैटी एसिड जो ज्वाइन होता है हमारा किस अल्कोहल से ज्वाइन है, स्पिंडोसिन अल्कोहल से, तो कौन सी लिंकेज के थ्रू है, अमाइड लिंकेज के थ्रू, तो क्या बनता है, सेरामाइड। आ गया? एग्जाम्पल लिखो स्पिंजोफॉस्फोलिपिड का, स्पिंजोमाइलिन।
स्पिंजोमाइलिन। स्पिंजो क्या है, ये नर्वस टिश्यू में पाया जाता है, फाउंड इन नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट, कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट। ठीक है, ठीक है, नर्वस टिश्यू में पाया जाता है एनिमल्स के और कंपोनेंट है माइलिन शीट का। लिख लिया? ओके, स्ट्रक्चर बन गया स्पिंजोमाइलिन का, आएगा। चलिए, अब है ग्लाइकोलिपिड्स। कराऊं कि नहीं कराऊं? बस ये ग्लाइकोलिपिड्स करा देती हूँ। कर दूं रेस? अत्याचार हो गया तो शिट। ग्लाइकोलिपिड्स बताइए क्या होगा इसमें? लिपिड्स तो है ही, साथ में ग्लूकोज है तो सैकेराइड ग्रुप, लिपिड्स प्लस सैकेराइड्स, लिपिड्स प्लस सैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। एग्जांपल लिखो इसका, एग्जांपल क्या है इसका? ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड, ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड, सेरिब्रोसाइड सुना है नाम, और गैंग्लियोसाइड, और बताओ ग्लोबोसाइड। ठीक है, जो सेरिब्रोसाइड है ये क्या होता है? सेरिब्रोसाइड एक तो इसमें मोनोसेकेराइड होगा क्योंकि सेकेराइड यूनिट तो जुड़ी हुई है ना, एक तो इसमें क्या है मोनोसेकेराइड, और साथ में क्या है सेरेमाइड। सेरेमाइड कैसे बना था? जब हमारी फैटी एसिड किससे लिंक हो जाती है? स्पिंडोसिन से। किस लिंकेज के थ्रू? अमाइड लिंकेज के थ्रू। ये है सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड यही है ना, सिंगल मोनोसेकेराइड प्लस सेरेमाइड। ठीक है, ग्लोबोसाइड, ग्लोबोसाइड किसका बना है? इसमें मोनोसेकेराइड की जगह ओलिगोसेकेराइड होता है। क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड प्लस सेरेमाइड, ओलिगोसेकेराइड प्लस सेरामाइड। ठीक है, ग्लोबोसाइड, गैंग्लियोसाइड्स क्या होगा? गैंग्लियोसाइड्स बना होगा ओलिगोसेकेराइड्स प्लस ग्लोबोसाइड्स, मतलब कि इसमें सेरामाइड भी आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सारी बातें? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आ गई? ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है? यहां तक सारी बातें समझ आ गई? ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है।